देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको भी थोड़ा देख लेना, बंद कर देना। तो कल तो हमने थोड़ा रणनीति भी देखी थी लिखने की। आज आगे की बात करते हैं। कहाँ पहुँच गए थे हम लोग? मोलस्कन्स देखे थे ना। आज हम बात करेंगे इकाइनोडर्म्स की, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा से 2-3 बड़े चेंज होते हैं। मैंने आपको प्रोटोस्टोमिया बताया था उधर, और सिलोम बताई थी, शाइजोसिलिक सिलोम, शाइजोसिलिक सिलोम। अब यहाँ से जो सिलोम शुरू होती है वो एंटेरोसिलिक सिलोम। तो ट्रू सिलोमेट हैं, एनिलीड के बाद में जो एनिमल्स हैं उनको हम सिलोमेटा कहते हैं। लेकिन जो एक्चुअल सिलोम है, एंटेरोसिलस सिलोम, वो इकाइनोडर्मेटा से शुरू होती है। एंटेरोसिलस सिलोम। इकाइनोडर्मेटा फिर एक रिवॉल्यूशन है एक तरह का। और इकाइनोडर्मेटा में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स। एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स। एक भी एनिमल ऐसा नहीं है इकाइनोडर्मेटा का जो फ्रेश वाटर में हो या जमीन पे रहता हो। सब के सब समुद्र में होता है, ये विशेषता है इसकी। इसलिए यदि आपसे कभी ऐसा सवाल आ जाए कि पूरी तरह से मेराइन, एक्सक्लूसिवली 100% कौन है, तो वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। तो ये बहुत कॉमन सवाल है। दूसरे नंबर का सवाल आता है यहाँ से, एंटेरोसिलस सिलोम। सिलोम का प्रकार कौन सा है? एंटेरोसिलस सिलोम। अब इकाइनोडर्मेटा से ऊपर जो कॉर्डेटा हैं, इकाइनोडर्मेटा हैं, ऊपर कॉर्डेट हैं जितने भी, वो सारे के सारे ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। ड्यूटेरोस्टोम्स, DEUTEROSTOMES, ड्यूटेरोस्टोम्स। जबकि इससे पहले वाले हैं प्रोटोस्टोम्स, यानी उनके ब्लास्टोपोर में पहले माउथ बनता है और बाद में एनस बनता है। जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स में माउथ बाद में बनता है, पहले एनस बन जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है। तो 3 बड़ी चीजें समझ में आ गई आपको, एक्सक्लूसिवली मेराइन, एंटेरोसिलस सिलोम और ड्यूटेरोस्टोम्स। स्पेशली हम स्टारफिश की बात करें तो स्टारफिश एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल इसलिए क्योंकि स्टारफिश की 5 भुजाएं हैं और बीच में कहीं से भी काटेंगे तो एक तरफ 3 भुजा रहेगी और एक तरफ 2 रहेगी। बिल्कुल बराबर 2 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं होगा ना। तो इसलिए उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल पेंटामेरस एनिमल, एसिमेट्रिकल पेंटामेरस एनिमल। स्टार लाइक एनिमल है इसलिए उसको बोलते हैं स्टार फिश। बट वो फिश नहीं है। फिश लिखा होता है लेकिन फिश नहीं है। स्टार फिश फिश नहीं होती, बल्कि क्या होता है, इकाइनोडर्म। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इकाइनोडर्म में चाहे एक्सक्रीशन हो रहा हो, चाहे रेस्पिरेशन हो रहा हो, चाहे डाइजेशन हो रहा हो या लोकोमोशन हो रहा हो, तो एक्सक्रीशन, डाइजेशन, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें जो होती है उसको बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये जाकर के थोड़ा सर्च कीजिए गूगल में जाकर के, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश या वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा। तो आप देखोगे कि उसमें एक मैड्रिपोराइट होता है, डॉर्सल सरफेस पर मैड्रिपोराइट होता है जिससे पानी एंटर करता है और वो स्टोन कैनाल से होता हुआ रिंग कैनाल तक जाता है, रिंग कैनाल से लिटरल कैनाल में जाता है, फिर वहाँ पर एक एम्पुली होते हैं और एम्पुली से फिर ट्यूब फिट में जाता है और ट्यूब फिट से पानी बाहर निकलता है। तो ये सीक्वेंस जो मैंने बोली है ये आपको वहाँ मिल जाएगी। कहाँ पर?
गूगल में जब टाइप करोगे ना वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा, एक बार जरूर करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, क्योंकि सब कुछ हो जाता है। मेड्रिपोराइट से जब पानी एंटर करता है तो उस पानी में न्यूट्रिएंट्स भी हैं तो डाइजेशन वाला चीज़ आ जाएगा, ऑक्सीजन भी है उसमें से तो ऑक्सीजन खींच ली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड उसी को दे दी जाएगी तो रेस्पिरेशन हो गया। जो कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी में है वो पानी को दे दिया जाएगा, पानी के उस करंट को, वाटर करंट को, तो उसके साथ एक्सक्रीशन हो जाएगा, उत्सर्जन का काम हो जाएगा। और ट्यूब फीट जो होते हैं वो चलते हैं तो उससे स्टारफिश आगे बढ़ती है या फिर इकाइनोडर्म आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अधिकांश इकाइनोडर्म में ये होता है, 90% इकाइनोडर्म में होता है। क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जरूर आपको समझना होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई। एक और अद्भुत चीज़ है इसमें, वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन इमेंस होता है, बहुत ही ज़बरदस्त। रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। छोटा सा हिस्सा अगर स्टारफिश की कोई आम वगैरह टूट जाए तो बिल्कुल नई आम तैयार हो जाती है, नई स्टारफिश तैयार हो जाती है। लार्वल स्टेज प्रेजेंट, लार्वा होता है इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब मैं आपको कुछ ऐसी क्लासिफिकेशन बता दूं। ये तो एक इसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स हो गए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको कहते हैं, सामान्य लक्षण वो आ गए। इकाइनोडर्मेटा के कभी कभी लिखने को सीधे आ सकते हैं, एमपीपीएससी में भी सवाल आएगा तो सीधे लक्षण और वर्गीकरण पूछ लेता है, ठीक है। सिलेबस में है वो, क्योंकि एनिमल किंगडम दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया? पहली क्लास एस्टेरॉयडिया, पहली क्लास क्या हो जाएगी? एस्टेरॉयडिया, जिसमें स्टारफिश और दूसरे ब्रिटल स्टार, सी स्टार, ये सारी चीज़ें आती हैं। स्टारफिश एस्टेरॉयडिया। नेक्स्ट है होलोथुराइडिया, होलोथुरिया, इसमें आता है सी कुकुम्बर, होलोथुराइडिया, सी कुकुम्बर, होलोथुरिया, होलोथुरिया। इकाइनॉइडिया, इकाइनॉइडिया, इकाइनॉइडिया में इकाइनस, सी अर्चिन, सी अर्चिन, इकाइनॉइडिया। देखिए यहाँ चूंकि हम ऑडियो विजुअल को यूज़ नहीं कर रहे हैं और हम यहाँ आपको कोई इंटरेक्टिव पैनल पे भी नहीं दिखा रहे हैं, हमारी जो रेगुलर क्लास है उसमें तो हम लोग सब ऑडियो विजुअल और इंटरेक्टिव पैनल वगैरह सब यूज़ करते हैं। धीरे धीरे जो है वो सब चीज़ें चलती है। यहाँ आपको एक जिम्मेदारी है इस क्लास में कि ये जो हम जितनी भी चीज़ बता रहे हैं ये सब जाकर के आपको गूगल में सर्च करनी है और फिर वो जो फ़ोटो वगैरह आ रहा है उसको देखना है, वीडियो वगैरह नहीं देखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। लेकिन ये जितना भी लिखवा रहे हैं ये आपको गूगल में जाके टाइप करना है और जब टाइप करोगे तो एक के बाद एक चीज़ें आपको दिखने लग जाएगी, तो मैंने जो कहा है वो समझ में आने लग जाएगा। इतना आपको करना पड़ेगा जाके, तब कंप्लीट होगा, नहीं तो ये क्या बता रहे हैं ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नोट्स आप यूज़ कर सकते हो, हमारे नोट्स यूज़ कर सकते हो। इंटरनेट पे बहुत सारे पीडीएफ हैं, आपने कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो उसमें ढेरों पीडीएफ मिल जाएंगे जनरल साइंस में, एनिमल किंगडम के, ठीक है। तो आजकल तो सामग्री की तो ज़बरदस्त कोई अभाव नहीं है, सामग्री बहुत है, बस थोड़ा सा ये है कि गलती ना हो, थोड़ी इसमें गलतियाँ बहुत होती हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में और बायो में, साइंस में कई जगह गलतियाँ बहुत हैं, ठीक है ना। हर कोई जब पढ़ाने लग जाता है तो फिर वो खराब पढ़ाता है या गलत बताने लगता है। उसको जो आता है वो बताता है, उसमें वो चेक करने की कोशिश नहीं करता है या उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करता। उसको जो भी आता है उसको लगता है कि मुझे सही ही आता है और वो बताने लगता है। वो भी सेवा करना चाहता है जिसको इलाज करना ना आए वो ऑपरेशन करके अगर मरीज की सेवा करना चाहे तो कितना मुश्किल हो जाता है। गांव के डॉक्टर होते हैं ना, तो वो ऑपरेशन भी कर देते हैं,
फिर वो केस बिगड़ जाता है तो फिर भागते हैं शहर की तरफ झोला छाप डॉक्टर। कई बार उनकी मंशा जो है वो केस खराब करने की नहीं होती है, लेकिन उनको आता नहीं ना, सुविधाएं भी नहीं है उनके पास और उनको आता भी नहीं है, तो ये दिक्कत है। तो आपको यूट्यूब पे भी झोला छाप मटेरियल से बचना है, ठीक है। गलत हो क्रॉस चेक कर लो, जब फ्री में ही मिल रहा है तो 3 ले लो ना, फ्री वाला 3 डाउनलोड करो। फ्री वाला जब भी डाउनलोड करो तो 3 फ्री डाउनलोड करो और तीनों को चेक करो, क्योंकि 3 एक साथ गलत नहीं होंगे, ठीक है। और तीनों अगर अलग अलग गलती कर रहे हैं उसी पैराग्राफ में तो फिर चौथे का इंतजार करो क्योंकि फिर तो मामला गड़बड़ है, ठीक है। और 3 का जब एक जैसा मिल जाए तो समझ लो कि ये ठीक है, तो कम से कम 3 से चेक करो। फ्री मटेरियल पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अभी जो यूट्यूब है या तमाम चैनल बने हुए हैं, टेलीग्राम है, ये है, तो इन सब में बाहर तो आई हुई है मटेरियल की, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वहाँ क्वालिटी की दिक्कत है। तो वही इसीलिए आप मेडिकल से जाके एकदम सीधा दवाई थोड़ी खरीद के खा जाते हो। नहीं तो कोई न कोई दवाई तो लगी जाएगी, पूरा मेडिकल खा लो तो कोई न कोई दवाई तो काम कर ही जाएगी, ऐसे नहीं होता ना। तो वैसे ही आपको संभल करके पढ़ना होगा, बाहर जिम्मेदारी हमारी बनती है। दूसरा, अब चूंकि इस क्लास की बाध्यताएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, तो इसमें आपको एक जिम्मेदारी ये दे रहे हैं हम लोग कि आप गूगल में जाकर के फोटोग्राफ जरूर देखिए, विकिपीडिया प्रेफर कीजिए। साइंस के मामले में कभी भी विकिपीडिया गलत नहीं होगा। विकिपीडिया होगा ऋषि मुनि के मामले में लिखा होगा, वेद में लिखा होगा, कोई भगवान के बारे में लिखा होगा, तो वहाँ विकिपीडिया उतना अच्छा नहीं लिख सकता, ये बात हम जानते हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे अकबर के बारे में लिखा है, हिस्ट्री के बारे में लिखा है, कालिदास के बारे में लिखा है, तो विकिपीडिया काफ़ी हद तक 90% ठीक है, और साइंस के मामले में तो 100% ठीक है, ठीक है। तो विकिपीडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो सबसे बेस्ट सोर्स आपका विकिपीडिया हो सकता है, ठीक है। और बाकी ऑथेंटिक, बाकी रिसर्च पेपर वगैरह में नहीं जाना, डीप में नहीं पहुंचना, इतना डीप में भी नहीं जाना, ठीक है। और उसके अलावा यदि आप किसी यूनिवर्सिटीज़ का पीपीटी सर्च करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेक्चर होते हैं यो प्रोफेसर्स के, तो वो जब भी आप सर्च करेंगे तो उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का मैटर मिलेगा आपको, उसमें गलतियाँ सबसे कम होंगी। उसमें भी हो सकती हैं क्योंकि मैन मेड है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसमें मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़ का मटेरियल आपको स्लाइड शेयर वाला वो आपको दे देगा, बहुत अच्छा मैटर होता है वो। कभी कभी तो ऐसी स्लाइड हाथ लगेगी कि आपका टॉपिक ही पूरा क्लियर कर जाएगा वो, है ना। तो वहाँ जा कर के आप मेहनत कर सकते हैं। तो दरअसल पढ़ना सीखना पड़ेगा आपको, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। हम सब की बाध्यताएँ हैं और हम सब अलग अलग आर्थिक श्रेणियों से आते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक क्लास है, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। महंगी एजुकेशन जो है हर किसी के बस की बात नहीं होती, महंगे साधन नहीं होते हैं, लेकिन इंटरनेट ने काफ़ी हद तक समानता लाने की कोशिश की है। रूरल और अर्बन वाला भेद भी मिटाया है, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग वाला भी मिटाया है, और आप अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हो, क्योंकि कोई भी मटेरियल आपको वंचित नहीं कर सकते अच्छे मटेरियल से, क्योंकि वहाँ भेदभाव नहीं है। वो कास्टिज्म नहीं देखता, वो आपका रूरल अर्बन वाला नहीं देखता, वो मेल फीमेल जेंडर नहीं देखता। गूगल थोड़ी देखता है, वो नहीं देखता। उसको लगता है कि कोई भी पूछ रहा है मतलब मैं उसको बताऊंगा। वो भी चीटिंग करते हैं, उनके वो भी गड़बड़ करते हैं, वो भी जहाँ जहाँ बिजनेस कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, वहाँ वो भी गड़बड़ करते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, पैसा कमाते हैं, वो भी करते हैं। बट आम जनता के साथ ज्ञान के मामले में और सूचनाओं के वितरण के मामले में वो भेदभाव नहीं कर पाते। तो उसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को उठाना चाहिए। हम सब में से जो भी मजबूर हैं, जिनकी भी दिक्कत है, और यदि हम कोई चीज़ें खरीद नहीं पा रहे हैं, तो हमको फिर इंटरनेट सबसे सेक्युलर और सबसे न्यूट्रल मीडियम है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। काफ़ी हद तक मैं कहूँगा, काफ़ी हद तक ये एक तरह का रिवॉल्यूशन है। इसने समानता लाने का सबसे बड़ा काम अगर अभी के समय में किसी ने किया है तो वो इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से ही RTI और ये सब बहुत अच्छे से पॉसिबल हुए हैं। पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल बहुत अच्छे से हुए हैं। आप मेल कर सकते हो,
कई बार आप किसी ऑफिस में कोई एप्लीकेशन देने जाते हो, वो रिसीव नहीं देता तो फिर उसको मिला के नहीं, उसने आपकी एप्लीकेशन रिसीव नहीं की, तो आपके पास सबूत क्या है कि आपने एप्लीकेशन दी थी। बट आप मेल कर दोगे तो आपके पास सबूत होता है कि सेंट में आपके पास पड़ा हुआ है। आप सेंट वाले में कभी भी जाकर देख सकते हो ना कि, और दिखा भी सकते हो कि मैंने आपको मेल किया था, और साथ में आप 4-5 और लोगों के नाम जोड़ दो मेल में, है ना, और भी मेल एड्रेस लिख दो, उनके बॉस का भी लिख दो, मिनिस्टर का भी लिख दो, तो एक प्रेशर आ जाता है उसके ऊपर कि ये वाली सूचना इसने 5-6 और लोगों को दी, और वो उसको दिखता भी है कि किन किन लोगों को भेजी है उसने। तब उसको लगेगा कि अगर इन लोगों ने मुझसे पूछा तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए उसको कार्रवाई भी करनी पड़ती है और आपको रिप्लाई भी देना पड़ता है, तो वो रिप्लाई भी देता है आपको मेल पे। तो मेल को यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेल सिस्टम को यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ करो। फिर वो स्लाइड शेयर जो मैंने बताया, वो इंटरनेशनल लेवल का बढ़िया मैटर, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी का मैटर जो है, वहाँ के सबसे बढ़िया प्रोफेसर का मैटर आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है ये सब चीज़ें हमको यूज़ करना चाहिए, है ना। ये आगे बढ़ने का सबसे बेस्ट मीडियम है। आपको इंतज़ार नहीं करना है कि स्थिति सुधरेगी, मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं पढ़ना शुरू करूँगा या मैं कोचिंग करूँगा या नोट्स खरीदूँगा। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी से कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता वहाँ कोई कमी है, कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ज़्यादा है वो समस्या है, ज़्यादा होना समस्या है, न कि कमी है। कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, बस ये है कि आपको चुनना पड़ेगा उसमें से किसे चुनना है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगर जो लोग अभी इन दिनों में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और आप लोग जो बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे और जो अभी कर रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है ना। जहाँ तक गलती होने की संभावना है तो मैंने आपको बता दिया, 3 मैटर यूज़ करना शुरू कर दो। नामी गिरामी यूनिवर्सिटी का है तो फिर टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही एनोनिमस है या ऐसे ही कोई साधारण व्यक्ति है तो उसका 3 लोगों का यूज़ कर लो, क्रॉस चेक कर लो, अच्छा हो जाएगा। और इनकी सबके डायग्राम बना के प्रैक्टिस करने की भी आदत डालिए, ठीक है। तो एक और क्लास है, इसकी ऑर्डर है क्रीनॉइडिया। उसमें आते हैं सी लिलीज। लिली के फ्लावर देखे होंगे आपने, लिली प्लांट, फ्लावर प्लांट, तो वैसे दिखते हैं क्रीनॉइडिया, सी लिली जैसे दिखते हैं। एंटीडॉन एग्जाम्पल है, एंटीडॉन। एक और क्लास है, एक और ऑर्डर है इसका, ऑफीयूराइडिया, ऑफीयूरस, स्नेक जैसे दिखते हैं। ऑफियो वर्ड जो है OPHI, ये स्नेक के लिए, ऑफियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक, ऑफियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक। ठीक है, तो आज ये 5 ऑर्डर जाकर के देख लीजिएगा, स्टीरॉइडिया, इकेनॉइडिया, होलोथुराइडिया, ऑफियूराइडिया, क्रीनॉइडिया। ये 5 ऑर्डर आप जाकर के देखेंगे तो पूरा का पूरा इकाइनोडर्मेटा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हेमिकॉर्डेटा। नाम में जैसा लिखा हुआ है हेमी मीन्स हाफ, हेमी का मतलब होता है आधा, और कॉर्डेटा आधा कॉर्डेटा। सो व्हाट इज कॉर्डेट? कॉर्डेट कौन है? कॉर्डेट क्या है? तो बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट्स। जो बिल्कुल एकदम आधारभूत लक्षण हैं कॉर्डेट्स के, वो 3 हैं, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये 3 लक्षण किसी भी एनिमल को कॉर्डेट बनाने के लिए काफी है, उससे वो कॉर्डेट कहा जाएगा। तो ये जो हेमिकॉर्डेटा हैं ये इनवर्टिब्रेट में आते हैं, नॉन कॉर्डेट में आते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट तो हैं ये,
इनवर्टिब्रेट भी हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी डेवलप नहीं हुआ है इसलिए इनवर्टिब्रेट भी हैं, और कॉर्डेट कैरेक्टर भी नहीं है, लेकिन आधे कॉर्डेट कैरेक्टर हैं इनके अंदर। इसमें दो ऑर्डर हैं, एंटेरोपन्यूस्टा एंड टेरोब्रेंकिया। एंटेरोपन्यूस्टा ENTEROPNEUSTA, एंटेरोपन्यूस्टा। एंटेरोपन्यूस्टा जो होता है इसके अंदर आता है बेलेनोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस, BALANOGLOSUS, बेलेनोग्लॉसस। ये एग्जाम्पल है, तो जाके बेलेनोग्लॉसस का फोटो देखिए इमेजेस में जाकर के, तो उसमें सबसे ऊपर प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, 3 पार्ट आपको दिखेंगे। ये जो एनिमल है ये हेमिकॉर्डेट एनिमल है, सेकोग्लॉसस, SACCOGLOSUS, यानी सेकोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस। तो ये बिल्कुल 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इसके, किसके, एंटेरोपन्यूस्टा के। टेरोब्रेंकिया, टेरोब्रेंकिया दूसरा ऑर्डर है, टेरोब्रेंकिया, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये सिंपल है, इतना ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉर्डेट। अब हम जा रहे हैं कॉर्डेट में। अभी तक जितना भी पढ़ा हमने ये कहलाता है नॉन कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट ऑल्सो, बिकॉज नॉन कॉर्डेट्स डू नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम जब होगा तब उसको हम बोलेंगे वर्टिब्रेट्स। वो कुछ कॉर्डेट्स में तो वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, इसलिए वो भी इनवर्टिब्रेट की तरह ही हैं। तो अभी हम शुरू में जो प्रोटोकॉर्डेट्स देखेंगे, ठीक है, तो हम जा रहे हैं कॉर्डेट्स में। तो कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन आज जा करके देखिएगा, कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन। तो अब आप कॉर्डेट बना लीजिए, सबसे ऊपर कॉर्डेट। कॉर्डेट अगेन रिवॉल्यूशन है नेचर का बहुत बड़ा, एक तरह का ये ना, जैसे हम बोलते हैं तू डाल डाल में पात पात, वैसा नेचर में कुछ इस तरह की चीजें हो रही थी फिजिकल इन्वायरमेंट में। एबायोटिक और बायोटिक हमने 2 बताए थे ना, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक फैक्टर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, तो उसके अगेंस्ट बायोटिक फैक्टर में भी परिवर्तन आ रहे थे, और नेचर जो है स्ट्रॉन्ग एनिमल बना रही थी। या इसको इस तरह से लीजिए, जो नेचर में जिंदा रह सके, क्योंकि जब ये बनने जा रहे थे तब परिवर्तन बहुत हो गए थे। अभी तक जितना भी कुछ हो रहा था वो सब, हालांकि अभी भी एनिमल्स जो है वो पानी से बाहर नहीं निकले हैं, अभी भी जो भी हो रहा है वो समुद्र के पानी में ही हो रहा है। आगे भी अभी होगा तो समुद्र के पानी में होगा। जब हम एम्फीबियन में जाएंगे तब वो जमीन पे आना शुरू करेंगे, आया ना समझ। और रेप्टाइल में जब आएंगे तब वो डायनासोर के टाइम जाकर के फिर बर्ड्स बनेंगे, तो वो हवा में उड़ेंगे। इतना जो कुछ भी घटना हो रही है, सारे एनिमल जो कुछ भी दिख रहे हैं अभी तो पानी में ही है। जहाँ जहाँ धरती सूख रही थी, चट्टानें थी, बड़े बड़े पहाड़ थे, वहाँ अभी जीवन नहीं था, वहाँ अभी जीवन की शुरुआत नहीं हुई है। ये सारे जीवन की शुरुआत अभी जो दिख रही है आपको, जितना कुछ हम पढ़ रहे हैं, ये सब समुद्र के पानी में चल रहा है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि कुछ जमीन पे भी हैं, कुछ समुद्र में भी है, कुछ फ्रेश वाटर में भी है, तो ये बहुत बाद में आए हैं, अभी नहीं आए। वो एम्फीबियन की शुरुआत होने के बाद आए थे। अभी तो नेचर ने सबको पानी में सिमेट करके रखा हुआ है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो माँ उसको पालने में रखती ना, एकदम ऐसे दूसरे बिस्तर पर, बेड पे भी नहीं लेटाते, क्योंकि वो लुढ़क सकता है, तो उसको ऐसे ही 4 दीवारी में बंद करके रखते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है।
तो नेचर जैसे जैसे इवॉल्व करते जा रही है वैसे वैसे उसमें गुण देती थी, वैसे कैरेक्टर देती है, वैसे उसके अंदर सुविधाएं पैदा करेगी, फिर उसको जमीन पे लेके आएगी। ये सब सुविधाएं आपको जो मैं लिखवा रहा हूं ये सब सुविधाएं हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसी इवोल्यूशन को डार्विन ने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोला है, जैव विकास। ये जैव विकास का क्रम है। और जो हिकल बोलता है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी मीन्स सेल्फ की किसी एक व्यक्ति की लाइफ साइकिल पूरा बर्थ से लेकर के डेथ तक, और फाइलोजेनी मतलब ये तमाम प्रोटोजोआ से लेके हमने अभी इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा पढ़ा, पूरा फाइलोजेनी। आगे कॉर्डेटा देखेंगे, तो कॉर्डेटा भी हम देखेंगे तो एक व्यक्ति मनुष्य का भ्रूण जो है पहले दिन तो प्रोटोजोआ होता है, 2-3 दिन बाद वो पोरीफेरा हो जाता है, थोड़े दिन बाद वो सिलेंट्रॉन हो जाता है, सिलेंटेटा हो जाता है, फिर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है तो प्लेटी हेलमिंथेस निमेटो हेलमिंथेस हो जाता है, फिर उसमें सिलोम डेवलप होने लगता है तो एनेलिडा हो जाता है, फिर वो आर्थ्रोपोडा बनता है, फिर वो मोलस्का बनता है, और फिर वो इकाइनोडर्मेटा जैसा बिहेव करता है। तो इसका मतलब हमने गर्भ में पहले दिन से लेकर के 9 महीने तक पूरे सारे फाइलम जी लिए हैं। तो हिंदू धर्म के हिसाब से जो 84 लाख योनियों की बात होती ना, वो गर्भ स्थापना से लेकर के बच्चे के जन्म तक वैसे ही हो जाती है। सारे एनिमल आपके अंदर से होके गुजर गए, यानी आप सब कुछ बने हो इसी जन्म में, पहले पुराने जन्मों में नहीं। 84 लाख योनियों का मतलब वो नहीं है कि पहले 84 लाख जन्म हमने लिए हैं और फिर ये अभी उससे आगे का है, ऐसा नहीं है। बल्कि जिस दिन गर्भ में आप जाइगोट के रूप में आए, स्पर्म और ओवम मिला, प्रोटोजोआ हो गए, यूनिसेल्युलर एनिमल, यूकैरियोटिक सेल आ गया समझ। और उसी के अंदर जो चेंज हो रहा है, इसी को बोला है पूरा का पूरा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसी को हिकल जो बोलता है, अर्नेस्ट हिकल, रिकैपिचुलेशन थ्योरी। जाकर के देख लो रिकैपिचुलेशन थ्योरी, फोटोग्राफ देख लो। वो बोल रहा है कि सैलामेंडर का एम्ब्रियो भी ऐसा ही दिखता है, चिक का एम्ब्रियो भी वैसा ही दिखता है, फ्रॉग का एम्ब्रियो भी वैसा ही दिखता है, फिश का एम्ब्रियो भी वैसा ही दिखता है, रेप्टाइल का भी वैसा ही दिखता है, और ह्यूमन का भी वैसा ही दिखता है। तो जब चिकन की बात करता है तो वो बर्ड हो गया, सैलामेंडर की बात करता है तो वो एम्फीबियन हो गया, फ्रॉग के समय में बात करो, रेप्टाइल के समय में कर लो, सबके एम्ब्रियो एक जैसे दिखते हैं। लेकिन एडल्ट जब बनते हैं तो वो बदल जाते हैं। तो पहले हम इन्वर्टिब्रेट होते हैं, नॉन कॉर्डेट होते हैं, बाद में हम कॉर्डेट हो जाते हैं, हमारे अंदर भी कॉर्डेट कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। तीसरे चौथे महीने में अच्छे से हम वर्टिब्रेट हो जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम हो जाता है। बाकी एमनियोटिक फ्लूइड में पड़ा हुआ जो बच्चा है, 2-3 महीने का जो भ्रूण है, वो तो फिश की तरह गिल्स से सांस ले रहा होता है, 6 गिल स्टेज उसमें भी होते हैं। बाद में वो लंग्स से सांस लेने लगता है, जब लंग्स आ जाते हैं तो इसका मतलब वो मछली भी रह लिया इसी जन्म में, आया ना समझ में। तो इससे अध्यात्म भी सीधा सीधा मैच करता, मेटाफिजिक्स लग रहा है कि नहीं? हाँ, सीधा सीधा मैच करता हुआ लग रहा है। रिकैपिचुलेशन थ्योरी देखोगे तो दिखेगा उसमें। बट ये है कि ये सारा आम जनता को ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको ये सीक्वेंस पढ़ाना पड़ेगा, आम जनता को समझ में नहीं आएगा। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि आपको तो पढ़ना है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट भी इसी से आएगा, जो हम पॉलिटी में साइंटिफिक टेम्परामेंट बोलते हैं वो इसी में आएगा। नहीं तो साइंटिफिक आप अंधविश्वास में विश्वास करने लगो, कोई कुछ कह रहा है उसमें विश्वास करने लगो। इससे समझ में आएगा कि नहीं, हमें डटे रहना, बाकी फालतू चीजें। तो जो अचानक जीवोत्पत्ति के बजाय जो अचानक से बोलता है कि एकदम से जीव की उत्पत्ति हो गई, ऐसा तो सारे धर्म बोलते हैं। बौद्ध धर्म को छोड़ करके बाकी सब अवैज्ञानिक बातें करते हैं। भगवान बुद्ध एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ने अपने आप को कभी भगवान भी घोषित नहीं किया, खुद ने भी भगवान को घोषित नहीं किया, और उन्होंने भगवान को भी नहीं माना।
इंसान को पकड़ के रखा उन्होंने, इंसान को सबसे आगे रखा, मानव। एकमात्र ऐसा धर्म है जिन्होंने इंसान को आगे रखा, मानवाधिकारों को आगे रखा, और लास्ट में जाके बोल दिया अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, मुझे कॉपी मत करो। मैं सही कह रहा हूं, ये कॉपी मत करो, बल्कि खुद जानो और फिर विश्वास करो। तो बहुत ही जबरदस्त है। तो यही तो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, खुद जानो और विश्वास करो। प्रयोगशाला में टीचर जो है उसको पता है कि परख नली को गर्म करने से, ये मिलाने से लाल रंग आता है, उसके बावजूद आपको मिलाने के लिए कहता है ना। क्या करते हो? 3 तरह की टेबल नहीं बनाते हो, प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष। रिजल्ट होता है ना लास्ट में, ऑब्जर्वेशन करते हो और एक्सपेरिमेंट करते हो। तो एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और हाँ, क्यों करते हो? प्रेसिपिटेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा ग्रुप टेस्ट करते हो ना, तो क्यों करते हो? टीचर को तो पता है, अच्छा किताब में भी छपा हुआ है, लेकिन खुद करके देखो। साइंटिफिक टेम्परामेंट यही तो है। डिसेक्शन करने की क्या जरूरत है? लिवर की जगह चेंज हो जाएगी क्या चूहे में? लिवर तो जहां है वहीं रहेगा, बट फिर भी डिसेक्शन करवाते हैं। नहीं, करके देखो। बुद्ध क्या बोल रहे हैं? अत्त दीपो भव, यानी अपना दीपक पूरा साइंटिफिक है। बाकी नॉन साइंटिफिक धर्म जितने भी हैं वो अचानक से जीवन की उत्पत्ति बताते हैं। ऐसे ही कल रात को हो गया था, फलाने भगवान के मुंह से हो गया था, उनके पैर से निकल गए थे। ऐसे मुंह पैर से कहां से निकलेंगे? ऐसे पूरा टाइम लगा भैया। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, जैव विकास हुआ है, करोड़ों साल लगे हैं इस स्थिति में आने में। एडाप्टेशन आया है, म्यूटेशन आया है। अभी कोरोना का वायरस आया तो म्यूटेंट आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? सुबह से शाम में बदल जाता था उसका व्यवहार। सुबह अलग वायरस था, शाम तक तो वो अपनी प्रकृति बदल लेता था। और हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग कब कर रहे थे? 1-1 महीने में। बहुत ही देशी अंदाज से चल रहा था हमारा देश, तो बिल्कुल ही नॉन साइंटिफिक तरीके से। मूर्खता की पराकाष्ठा थी, मतलब एकदम क्लाइमैक्स, मतलब अव्वल दर्जे का मूर्ख जो होता है ना, वो कंट्री था उस समय। एकदम निरा मूर्ख, मतलब जिसको सर्टिफिकेट दे सकते हो, स्टूपिड, वो स्थिति थी। और डॉक्टर भी बोल रहे थे घंटी बजाओ तो उससे ध्वनि निकलेगी तो उससे वायरस भागे। कमाल ही था। वो घंटा उसके सर पे ही मारना था डॉक्टर के। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लोग, कमाल ही था। वो ऐसे ही मन की शांति के लिए बजाना हो तो बजा लो, बात अलग है, लेकिन कम से कम वायरस के नाम पे तो मत करो। बहुत ही मतलब अवैज्ञानिकता का नंगा नाच जो आपने देखा ना उस समय में, और उस बीच में लाशों का जलना भी। 2 महीने के लिए गवर्नमेंट गायब थी, किसी टाइप की कोई गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट थी ही नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर आपको व्यवस्था करनी है, बेड आपको देखना है, इंजेक्शन आपको देखना है, दवाई आपको देखना है। टोटल कोलैप्स था, टोटल कोलैप्स, मतलब गायब ही थी। मतलब उसको माइनस ही कर लो गवर्नमेंट, सरकारी अधिकारियों को और नेताओं को, सबको माइनस कर लो, मंत्री सबको माइनस कर लो। अभी भी पशु चिकित्सक है हमारा चिकित्सा मंत्री। वो पशु चिकित्सक में मैं एक दिन देख रहा था, उसकी डिग्री विग्री कुछ नहीं, कोई देशी तरीके का है वो भी BBSc नहीं है। डॉक्टर मोहन भागवत तो पशु चिकित्सक है, वाकई में बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेस वो वाले हैं। लेकिन ये जो है उनके जिम्मे तो ये सब काम नहीं है। लेकिन जिसको देश की चिकित्सा देखनी है वो पशुओं का डॉक्टर है, वो भी डिप्लोमा भी नहीं है शायद उसका, पता नहीं क्या। देखना विकिपीडिया पे दिया भी है। अच्छा, वो विकिपीडिया पे दे भी दिया उसने, उसी ने दिया होगा, नहीं तो इतनी खोजबीन कौन करेगा। कमाल ही है, एकदम अवैज्ञानिक युग में। एक मतलब समझ क्या रखा है आपने, मतलब जनता को कौन है, मतलब जनता मतलब हम कौन है। मतलब तुम किसी को भी मंत्री बना दोगे, चिकित्सा मंत्री, जो डॉक्टर नहीं है,
चलो डॉक्टर नहीं है, साधारण आदमी को बना दो, फिर ये पशु चिकित्सक को क्यों बनाया? ये हम सब जानवर हैं क्या? देश के 140 करोड़ लोग जानवर दिख रहे हैं? केटल्स हैं क्या? कमाल ही है। वो 11वीं फेल थी, वो हमारी हायर एजुकेशन मिनिस्टर थी, वो पीएचडी को स्कॉलरशिप दे रही थी, वो 10वीं फेल है, क्या है झंझट है, कभी कॉलेज ही नहीं गई। और वो तय करते थे कि रिसर्च क्या मतलब हो क्या रहा है भाई? कुछ तो बेसिक वो लगाओ ना। ठीक है, मंदिर बनाना है, मंदिर बना लो, 370 हटाना 370 हटा लो। नागरिकता नहीं देनी है मुसलमानों को, सेकंड ग्रेड का नागरिक बनाना है, सेकंड ग्रेड का बना दो। जैसा करना है वैसा कर दो, जो करना है करो। वो प्रोटेस्ट करेंगे, जिसकी पूंछ पे पांव पड़ेगा वो चिल्लाएगा, प्रदर्शन करेगा, और कुछ होगा नहीं होगा तो बाढ़ में जाए, कुछ नहीं होगा, जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। लेकिन ये चीजें तो करो कि एक आदमी को ठीक ठाक पढ़े लिखे आदमी को हायर एजुकेशन बनाओ, जो ढंग का डॉक्टर है या जिसके समझ में आता है उसको आप चिकित्सा मंत्री बनाओ, उसको उसकी लैंग्वेज तो समझ में आए कि हो क्या रहा है। उनको मालूम है कि अभी अभी पेंडेमिक गया, पेंडेमिक नहीं आएगा। वो तो वायरस की कृपा है कि हम बच गए। वायरस म्यूटेंट जो ओमिक्रॉन आया उसने मारना कम कर दिया लोगों को। अगर उसने एक और खतरनाक रूप लिया होता तीसरी लहर के रूप में, और उसको दरअसल वायरस ये सोचता है कि अगर इनको मार दूंगा तो फिर मैं कहाँ रहूंगा, क्योंकि वो हमारे पास ही तो रहता है, इसलिए वो सरल रूप में आता है। म्यूटेशन तो म्यूटेशन होता है, रात दिन म्यूटेशन होता है। हमारा म्यूटेशन तो लाखों करोड़ों साल में हुआ है, वायरस का तो सुबह शाम में बदल जाता है। हमारे अंदर तो हम लोग सब म्यूटेशन से बने, आइसोलेशन से बने, इवोल्यूशन से बने, वेरिएशन से बने। ये 4 स्तंभ है विकास के, इवोल्यूशन के। वेरिएशन, आइसोलेशन, म्यूटेशन, वेरिएशन, आइसोलेशन, म्यूटेशन, 3 तो है ही, वेरिएशन, आइसोलेशन एंड म्यूटेशन। और ये 3 जब हो जाते हैं तो चौथा होता है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वरण। प्रकृति वरण करती है हमारा। वैज्ञानिक बात लेके आओ भाई, वैज्ञानिक बात लेके आओ। कबीर, विवेकानंद दोनों ही सपोर्ट करते थे इस सिस्टम को जो मैं बता रहा हूं। वेदांत हमारा सपोर्ट करता था, शंकराचार्य हमारे सपोर्ट करते थे। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में विद्वान नहीं हुए हैं। शंकराचार्य जी को ले लो, स्वामी विवेकानंद को ले लो, कबीरदास जी को ले लो, ये सब इसी को सपोर्ट करते थे, इसी सिस्टम को सपोर्ट करते थे। अंधविश्वास को कतई स्वीकार नहीं करते थे। और भगवान बुद्ध तो सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है। उसके बाद के जो समाज सुधारकों की क्रांति है वो इसकी गवाह है। और खुद हमारे वेद इसी लैंग्वेज में बात करते थे, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी लैंग्वेज में बात करता है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि जो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं ना, वो दुकान सक्सेस नहीं हो पाती, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम कह रहे हैं इसलिए मान लो। तो हम कह रहे हैं इसलिए क्यों मान लें? क्योंकि हम बड़े हैं और फलाने ग्रंथ में लिखा है, उसमें लिखा है। वो सब बकवास है ना, वो वहां से बकवास शुरू होती है। हमारे गुरु जी वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बात करते हैं, यहाँ कोई झंझट नहीं है। नीचे जितनी किताबें रखी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विवेकानंद जी के साथ नहीं आएगी, कबीरदास जी के साथ नहीं आएगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं आएगी। तो आपका एथिक्स का पेपर पूरा, जिन जिन लोगों के नाम लिखे हैं एथिक्स के पेपर में, 15-20 लोगों के जिनके नाम है, वहां आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। गुरु नानक जी में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगी जिनके नाम उसमें नहीं है। 4th पेपर में जिनके नाम नहीं है वो सब फर्जी हैं, ध्यान रखो। सिविल सर्विसेज के हिसाब से भी नहीं है, साइंटिफिक हिसाब से भी नहीं है। और वर्तमान में जो कथावाचक हैं और तमाम प्रकार के ड्रामेबाज और लुटेरे टाइप के जो लोग हैं, वो सब उसी में फिट होते हैं, दूसरे सिस्टम। ठीक है, और वो समाज की बर्बादी का भी कारण है। और पॉलिटिक्स अधिकांश उन्हीं पे डिपेंड करती है, और वो चीजें बहुत पॉपुलर है क्योंकि वो रैशनल नहीं है, उसमें दिमाग नहीं लगाना, उसमें ये सब
पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। आया समझ? तो इतना क्लियर तो कोई भी डिस्टिंग्विश करके ऐसा बताएगा ही नहीं कोई। मैंने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया। इसके 1000 उदाहरण हैं, क्रॉस चेक करने के 50 माध्यम हैं। उनका कुछ नहीं है, उनका तो बस है कि हम कह रहे हैं ना, बस अगर हमारा कहानी माना तो पाप लगेगा, नरक में जाओगे, फलाना होगा। अब नरक में कौन गया, स्वर्ग में कौन गया, किसको पता भाई? आज तक किसी ने आके बताया तो है नहीं। ऐसा होता नहीं। वर्तमान में तो नोबेल मिलता है, ये बात सच है कि अच्छा काम करते हैं, कुछ आविष्कार करते हैं तो नोबेल प्राइज मिलता है, बाकी तो सब बकवास चीज है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को पढ़ो जो मैं बता रहा हूं। तो अच्छे से कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन लिखो और कम से कम 4 या 5 इमेजेस देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम होता हुआ दिखेगा। और अर्नेस्ट सिकल की रिकैपिचुलेशन थ्योरी के साथ उसको मैच करो, दिखेगी, है ना। तो प्रोटोकॉर्डेट्स, कॉर्डेट कैरेक्टर लिखें जरा, पहले कॉर्डेट के कैरेक्टर लिख लें क्योंकि हम कॉर्डेट में प्रवेश करने जा रहे हैं। कॉर्डेट कैरेक्टर देखो, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फेरिंजियल, गिल स्लिट्स। नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फेरिंजियल, गिल स्लिट्स। 3 चीज तो ये अभी आपको बताई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं कॉर्डेट के। प्रोटोकॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट में जब कॉर्डेट हम करेंगे तो प्रोटोकॉर्डेट होते हैं जिनमें क्रेनियम नहीं होता, इसलिए इनको बोलते हैं ए क्रेनिएटा। ए क्रेनिएटा, क्रेनियम का मतलब होता है CRANIUM, क्रेनियम का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स। स्कल, खोपड़ी, जिसमें खोपड़ी नहीं होती, स्कल नहीं होता, ब्रेन बॉक्स बोलते हैं उसको, क्रेनियम। 4 नाम बता दिए आपको, खोपड़ी, स्कल, ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम। सो ए क्रेनिएटा, जिसमें क्रेनियम नहीं है उसको बोलेंगे ए क्रेनिएटा, ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स again divided into 2 parts, urochordates and cephalochordates. Urochordates and cephalochordates. So chordate characters possesses in only tail region. टेल रीजन में अगर कॉर्डेट कैरेक्टर है तो उसको बोलेंगे यूरोकॉर्डेटा। यूरो मीन्स टेल, कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट कैरेक्टर्स। तो कॉर्डेट कैरेक्टर्स इन टेल रीजन। एग्जाम्पल, हर्डमेनिया, हर्डमेनिया, साल्पा, ओइकोप्ल्यूरा। उसमें हर्डमेनिया सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस है कायांतरण, हिंदी में बोलते हैं कायांतरण, फ्रॉम एम्ब्रियो टू एडल्ट, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। व्हेनेवर लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट, जब कभी भी आप देखोगे कि लार्वा मिलता है तब वो एडल्ट बनते समय बीच में लार्वल स्टेज होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो उसकी काया में परिवर्तन होता है। जैसे टेडपोल लार्वा होता है फ्रॉग का, और फिर एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। तो ये एक प्रोग्रेसिव चीज है कि जो लार्वल स्टेज होती है वो लेस डेवलप होती है और वेल डेवलप्ड होता है एडल्ट, वो ज़्यादा डेवलप होता है। बट इन हर्डमानिया पूरा रिवर्स होता है। एडल्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और वो लार्वा जो होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डेवलप होता है, जबकि एडल्ट होता है तो लेस डेवलप हो जाता है। उल्टा है, वो अपने कॉर्डेट कैरेक्टर खो देता है एडल्ट,
और लार्वा में कॉर्डेट कैरेक्टर होते हैं। तो एडल्ट लुक्स लाइक इनवर्टिब्रेट, नॉन कॉर्डेट, वो नॉन कॉर्डेट जैसा दिखता है, जबकि एडल्ट तो नॉन कॉर्डेट जैसा दिखता है और लार्वा जो है कॉर्डेट दिखता है क्योंकि वो कॉर्डेटा है। तो इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जनरली हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही होता है प्रोग्रेसिव, लेकिन रिवर्स हो जाएगा तो उसको बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो ये परीक्षा में पूछा जाता है। सी स्क्वर्ट्स, समुद्री पिचकारी, हर्डमेनिया का एक नाम है। सी स्क्वर्ट्स, समुद्री पिचकारी, सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ एडल्ट होता है, नॉन मोटाइल होता है, जबकि लार्वा मोटाइल होता है, स्विमिंग करता है, गिल्स होते हैं उसके अंदर, नोटोकॉर्ड होती है, टेल रीजन, काफ़ी एक्टिव होता है, जबकि ये सेसाइल हो जाता है, सबस्ट्रेटम से जाके चिपक जाता है एडल्ट जो होता है। ठीक है, और इनवर्टिब्रेट की तरह दिखता है। तो क्लियर हो गया। तो ये हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, और भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम इतना ही कर रहे हैं। सिफेलोकॉर्डेट का एग्जांपल है एम्फीऑक्सस। एम्फीऑक्सस, लेंसलेट, लेंसेट बोलते हैं हम लोग, भाले के जैसे होते हैं, भाला जैसे होता है तीखा तीखा वैसा, उसके दोनों किनारे वो होते हैं। तो इसको बोलते हैं एम्फीऑक्सस। एम्फी मतलब दोनों किनारे तीखे, पॉइंटेड, बोथ एंड्स आर पॉइंटेड, पॉइंटेड एंड्स, एम्फीऑक्सस। इसके अंदर जो कॉर्डेट कैरेक्टर हैं वो सिफेलिक रीजन में होते हैं, हेड रीजन में, इसलिए इसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा। ये प्रोटोकॉर्डेट्स। अब आइए ट्रू कॉर्डेट की बात करें। वो हैं क्रेनिएटा, जिनमें क्रेनियम होता है। क्रेनिएटा, क्रेनियम, स्कल, खोपड़ी, जिनमें खोपड़ी प्रेजेंट होती है। इसके दो हिस्से हैं, एक है एग्नेथा और एक है नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब, नेथा का मतलब GNATHA, GNATHA, जी साइलेंट होता है। तो एग्नेथा, ए लगा देंगे तो एग्नेथा हो जाएगा। तो एग्नेथा का मतलब होता है विदाउट जॉ, नेथा का मतलब होता है जॉ, विदाउट जॉ, जबड़ा नहीं, जबड़ा नहीं होता। इसलिए इसका एक ग्रुप है, उसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा। यहां आपको वर्टिब्रल कॉलम की शुरुआत दिखाई पड़ेगी। इसलिए जो वर्टिब्रेटा जब हम बोएंगे, किसी को कहेंगे कि ये वर्टिब्रेट्स हैं, तो यहां से लेकर के ऊपर ह्यूमन बीइंग तक जितने भी एनिमल्स हैं वो सब वर्टिब्रेट्स। और इसके नीचे जो प्रोटोकॉर्डेट्स हमने पढ़े, सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ये सब पूरा नीचे का पूरा हिस्सा, ये क्या कहलाता है? नॉन कॉर्डेट एंड इनवर्टिब्रेट ऑल्सो। यहां तक आप बोलेंगे इनवर्टिब्रेट। ये हैं तो कॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट है, तो मतलब कॉर्डेट तो हैं बट इनवर्टिब्रेट हैं, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। यहां वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो जाएगा, बट साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लिक माउथ, माउथ जो होता है वो गोल होता है। पेट्रोमाइजोन, लेम्प्रे, द लेम्प्रे, पेट्रोमाइजोन, जाके सर्च करिएगा, फोटो दिख जाएगा आपको। पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट है फिश के ऊपर, फिश के ऊपर बाहर से पैरासाइट की तरह होते हैं। मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, इस लैंग्वेज में हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं। मैं जितने भी नाम इंग्लिश में बोल रहा हूँ वो सब इंग्लिश में लिखना, और जहाँ मैं लिख रहा हूँ रहते हैं, पाए जाते हैं, चिपके रहते हैं, ये है, वो हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी मीडियम हो जाएगा। लिखना इंग्लिश में ही है बाकी सारा, ठीक है। तो ये इंडियन लैंग्वेज है, भविष्य की खिचड़ी, इंग्लिश जिसको बोलते हैं।
यही होती है। मैं इसी में पढ़ा रहा हूँ और ये लिखना है। इंग्लिश वालों को बस पैरासाइट ऑन फिश, बस। तो पैरासाइट ऑन फिश लिख रहे हो तो इनसाइड नहीं लिख रहे हो, ऑन लिख रहे हो। तो ऑन स्किन, फिश स्किन, तो इसका मतलब एक्टोपैरासाइट आप लिखोगे, वो फिश के स्किन पे रहता है, बस इतना लिखना, बाहर रहता है। तो बाह्य परजीवी लिखने की जरूरत नहीं, एक्टोपैरासाइट लिख सकते हो, सरकार ने अलाउ कर दिया। ठीक है, देखा ना आपने मेडिकल की किताबों में सारे नाम क्या रहेंगे, इंग्लिश ही रहेंगे, देवनागरी में लिखना है, इसलिए कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर तो मीडियम कोई बड़ा इशू रहा ही नहीं, अब तो क्या दिखना है, अब तो ऑन इन ऐसा ही तो करना है बस, और क्या करना है। कोई से मीडियम में लिख लो, इंग्लिश और आसान है, ज़्यादा नहीं करना। यहाँ तो लिखना बाहर, मछली के शरीर के बाहर पाए जाते हैं या रहते हैं, ऐसा लिखना आता है। यहाँ लिखना है ऑन फिश बस बात खत्म। ऑन लिखा और फिश लिख दिया, हो गया काम। बाहर रहते हैं और बाहर पाए जाते हैं, रहते हैं, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं, और आसान। पैरासाइट ऑन फिश, बहुत आसान। इनसाइड ब्लड जब बात करते हैं तो एक एंडोपैरासाइट। अगर आप कहेंगे कि ब्लड में रहता है तो ब्लड तो अंदर होता है, तो वो एंडोपैरासाइट हो जाएगा। फिश की स्किन पे रहते हैं तो स्किन पे बाहर रहते हैं तो एक्टोपैरासाइट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो इसलिए इसी लैंग्वेज में जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही, मुझे लगता है कि बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी, ये ज़्यादा कठिन शब्द हैं। एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट आसान है, इसको समझने की कोशिश करो तो वहाँ जाके अच्छा लगेगा आपको, जॉब में भी अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर वो जो सर्कुलर वगैरह आएंगे वो फिर आप किसी दूसरे से ट्रांसलेशन कराते फिरोगे, तो ट्रांसलेशन कब तक कराते फिरोगे? जॉब में भी तो इंसल्टिंग लगेगा ना वो। और बात, तनख्वाह तो देखो मर्ज हो जाती है, मैंने कहा 2-3 महीने बाद तनख्वाह तो बेकार सी लगने लगती है। जब तक नहीं है आपके पास पैसे तब तक आपको लगता है 3-4 महीने तनख्वाह मिलेगी, 6वें महीने में जाकर के तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि इतना तो आता ही है पैसा, मतलब हर महीने आता है और आगे भी आएगा, तो वो तो इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा। तब इशू सबसे बड़ा यही रहता है कि हम काम जो कर रहे हैं उसमें सेटिस्फेक्शन है कि नहीं। जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत मायने रखता है, तब तनख्वाह मायने नहीं रखती। हमको बेकार तो नहीं समझा जाता, बॉस हमको काम देता है तो अच्छा मानता है कि नहीं हमको, ऐसा तो नहीं मानता कि इससे होगा नहीं, भगा देते ना। हमने खुद ने देखा, जब हम जूनियर भी थे तो हमारे सीनियर को भगा देते थे, हमारे जो बॉस होते थे सीनियर को भगा देते। वो जब आते दिखते थे तो उनको कहते थे तुम कैसे सर, वो मीटिंग में नहीं, ये बैठे हैं ना, मैं इनको बता दूंगा, ये तुमको समझा देंगे आके, चलो जाओ तुम बैठो अपने यहाँ पे जाके। जबकि वो हमारे सीनियर थे, उन्हें वहाँ होना चाहिए था, उन्हें होना चाहिए था वहाँ पर मीटिंग में, हमको नहीं होना था, लेकिन उनको भगा देते। पोस्ट से नहीं होता, पोस्ट से कुछ नहीं होता, उसको अपना काम चलाना है, काम निकलवाना है। उसके यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है तो व्यवस्थित होना चाहिए, उसके यहाँ अगर कोई यात्रा निकल रही तो ठीक से हो जाए, मंत्री जी आ रहे हैं तो वो खुश हो जाए, बाहर से कोई अतिथि आ रहा है तो उसका काम हो जाए, जो टास्क मिला हुआ है वो पूरा हो जाए, रिजल्ट आ जाए बस उसके। वो किससे करवा रहा है मायने नहीं रखता, तो फिर भगाते रहते। तुम यहाँ घुसे ही कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये क्वेश्चन होते हैं। चलो जाओ बैठो, और कल सुबह 8 बजे गाड़ी, ड्राइवर गाड़ी इनको दे देना, ये जाएंगे, तुम रहने दो, तुमको तो कहीं जाना ही नहीं है, अपना गाड़ी ड्राइवर इनको दो, गार्ड भी दे देना इनको, गार्ड भी ले जाएंगे। तुमको क्या जरूरत, तुम यहीं तो बैठे रहते, आता भी तो कुछ नहीं है तुमको, चलो जाओ यहाँ से, भगा देते। जबकि पोस्ट तो ऊंची है, हमको खुद को बेकार लगता था। हम जाते थे उनके पास तो बस वो पूछते रहते थे वो साहब ने क्या कहा, साहब और क्या कह रहे थे मेरे बारे में, अच्छा मैं चला, मुझे भगा दिया, उसके बाद भी कुछ कह रहे थे, हमसे पूछते रहते थे, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमसे मांगते हैं। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप तेज हो तो आप सुपरसीड कर जाओगे, बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन, बहुत जल्दी जल्दी काम, बहुत आगे आगे। अदरवाइज आप पोस्ट लेके भी बैठ जाओ तो आप दिन भर वो तनख्वाह भी काटने को दौड़ेगी आपको, सैलरी भी आपको ऐसा लगेगा कि जहर लगेगी,
क्योंकि बहुत बेकार, बहुत इंसल्टिंग होता है। आत्महत्या कर ले आदमी जाके, इतना इंसल्टिंग होता है। आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कम से कम ये लैंग्वेज तो सीख ही लो। ये कोई इंग्लिश नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना तो मिनिमम आना ही चाहिए ताकि आप बात कर सको, उसके ऑफिस में खड़े रह सको, वो कुछ बोल रहा है तो वो समझ सको, ऊपर से कोई कागज आया तो उसको ट्रांसलेशन कराने ना जाना पड़े। नहीं तो फिर इस फील्ड में क्यों आ रहे हो? फिर वही कोई टीचर वीचर पकड़ो, कोई पटवारी, रेलवे, उधर कुछ बैंकिंग वैंकिंग। ये फील्ड तो ऐसा ही है, चैलेंजिंग है। यहाँ तो चैलेंज एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मुझे लगता है मीडियम वाला क्लियर हो गया हो। बीच बीच में जो दुविधाएं मन में चलती रहती है लोगों के, वो भी दूर करना पड़ते हैं ना। सारे आकर मुझसे ही क्वेश्चन करते हैं या मेरी क्लास ले लेते हैं तो वो समझने में आना जरूरी है। आप लोगों के हो सकता है कंसेप्ट क्लियर हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कॉर्डेट में आ जाइए। एग्नेता में साइक्लोस्टोमेटा, पेट्रोमाइजोन, लेम्प्रे, मिक्सिन और डेलोस्टोमा। मिक्सिन और डेलोस्टोमा भी ऐसे ही एग्जाम्पल है। मिक्सिनॉइडिया, पेट्रोमाइजोन्टिया, 2 ऑर्डर हैं। और पेट्रोमाइजोन्टिया में पेट्रोमाइजोन है, मिक्सिनॉइडिया में मिक्सिन और डेलोस्टोमा है। मिक्सिन को बोलते हैं हेग फिशेस। मिक्सिन MYXIN, मिक्सिन ब्रैकेट में लिख लीजिए। हेग फिशेस, HAG, हेग फिशेस, FISHES। इसको भी बंद कर दो, थोड़ा हवा आ रहा है। इसको क्यों खोल रखा तुमने? अब आइए नेक्स्ट, नेथोस्टोमेटा। इधर आ जाइए, एग्नेता के बाद नेथोस्टोमेटा। ये मैं बोल रहा हूँ ना कि इधर आ जाइए, उधर आ जाइए, ये सब आप इमेज में जाकर देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा। इमेज में होगा कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन लिख लेना, कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन लिखना, गूगल में इमेज में चले जाना, एक टेबल आ जाएगी, उसमें ये सब लिखा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, या फिर प्रिंट निकाल लेना, उस पर जाकर के ये बातें लिख देना जो मैंने लिखवाई, वो फिट हो जाएगी उसमें। कहाँ फिट हो रही है एकदम समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये एक्सरसाइज एक्स्ट्रा आपको करनी होगी। नेथोस्टोमेटा के 2 पार्ट हैं, पाइसेस यानी कि फिशेस, पाइसेस बोलते हैं उसको, वहाँ पर पाइसेस लिखा होगा, PISCES, पाइसेस या फिशेस। आप जब राशिफल देखते हो तो मीन राशि जो होती है पाइसेस लिखा रहता है, ठीक है। फिश नहीं लिखते हैं, पाइसेस लिखते हैं, वो मीन राशि जो होती है। मीन मतलब मछली, तो मछलियों का ग्रुप है पाइसेस, फिश, पाइसेस। एंड नेक्स्ट है टेट्रापोडा, 4 पैर वाले। तो ये 4 पैर वाले जो है ये हम नेक्स्ट टाइम क्लास में लेंगे। आज हम फिशेस की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अब आ गए हम पानी में, डिवोनियन एरा, डिवोनियन एपोक, डिवोनियन, ठीक है। डिवोनियन में एज ऑफ फिश कहा जाता है। डिवोनियन को कहते हैं एज ऑफ फिश, मछलियों का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ फिश, डिवोनियन। कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस और डिप्नॉय। कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस और डिप्नॉय। कुछ फॉसिल हैं फिश के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बोलते हैं प्लेकोडर्म्स, प्लेकोडर्माई या प्लेकोडर्म्स। वो तो फॉसिल है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो फिश जिंदा नहीं है। लेकिन अभी जो फिश जिंदा है उनमें आती हैं कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस एंड डिप्नॉय। कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज जो है, कॉन्ड्रिक्थिस वाली, इसमें आती हैं शार्क्स, स्केट्स और रेज। शार्क्स, स्केट्स, रेज। अब यहां फिश को समझ लीजिए, कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज हैं वो सब सारी की सारी मराइन हैं, समुद्री हैं। कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज आपको फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज
मराइन होती हैं, समुद्री। शार्क कभी भी फ्रेश वाटर में नहीं होती, समुद्र में होती है शार्क। कॉन्ड्रिक्टिस फिशेस की एक विशेषता और होती है कि हेट्रोसर्कल टेल होती है। कॉन्ड्रिक्टिस फिश में एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। कॉन्ड्रिक्टिस, ये कॉन्ड्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, कॉन्ड्रियोसाइट्स, सेल्स ऑफ कार्टिलेज, कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रियो वर्ड को पकड़ लीजिए, कॉन्ड्रियो, CHONDRIO, कॉन्ड्रियो। कॉन्ड्रियो का मतलब होता है कार्टिलेज, हमारा पिन्ना। कान को आप हाथ लगाएंगे तो जो अंदर हड्डी नहीं होती, लेकिन ठोस होता है, सॉलिड तो होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। उसका एंडोस्केलेटन, ये जो फिश होती हैं मैराइन कॉन्ड्रिक्टिस फिशेस, these are cartilaginous fishes, cartilaginous endoskeleton. Endoskeleton is made up of cartilage. इसलिए एडिबल भी नहीं है, इनको खाया भी नहीं जाता। बोन्स वाली फिशेस को ही खाया जाता है, कार्टिलेज वाली को नहीं खाया जाता, तो एडिबल नहीं है। मराइन है। ओपन गिल्स होते हैं, गिल्स ओपन होते हैं, ओपरक्यूलम नहीं होता, कोई कवर नहीं होता उसके ऊपर, गिल कवर नहीं होता। सो गिल कवर एब्सेंट, गिल कवर का नाम है ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम, गिल कवर एब्सेंट। ये इवोल्यूशन इसी सीक्वेंस में हुआ है, इसलिए ये सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं। ओपरक्यूलम। एग्जाम्पल है शार्क्स, वेल शार्क, टूथहेड शार्क, कई तरह की शार्क होती हैं। स्केट्स, सबसे साधारण शार्क होती है डॉगफिश, स्कोलियोडॉन जिसको कहते हैं, जिसकी स्टडी पर्पज से रिसर्च और एजुकेशन में सबसे ज़्यादा यूज होती है डॉगफिश, स्कोलियोडॉन। नेक्स्ट है स्केट्स। स्केट्स जो होती हैं राइनोबेटस, राजा, गिटार फिश, उनको बोलते हैं जनरली हम गिटार फिश, स्केट्स। एंड रेज, लास्ट में रे लगता है, स्टिंग रे, इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे, टॉर्पीडो, ट्राइगोन, स्टिंग रे, करंट छोड़ती है, वाकई में इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका, इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए उसका नाम इलेक्ट्रिक रे। होलोसिफेलाई एक ग्रुप है इसी में, कॉन्ड्रिक्टिस में, काइमीरा, होलोसिफेलाई, होलोसिफेलाई, काइमीरा। नेक्स्ट ऑस्टिक्थिस फिशेज। अब जितनी भी फिशेज आपको फ्रेश वाटर में, हमारे यहाँ नदियों में, बड़ा तालाब में, तवा नदी में, कोलार में, डैम में, जहाँ कहीं पे भी आपको फिश दिखाई पड़ती, कुएं में दिखती है, बारिश में आपके यहाँ इधर उधर नदी नालों में जो फिश दिखती है, सारी की सारी ऑस्टिक्थिस फिशेस, बोन्स वाली, उन सब के अंदर बोन्स होती है। ठीक है, बोनी फिशेस उनको बोलते हैं, बोनी फिशेस। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स, बोन्स, कार्टिलेज की जगह पर बोन्स होता है। ओपरक्यूलम होता है, गिल्स ढके हुए होते हैं, इनके गिल्स जो होते हैं वो ढके हुए होते हैं, कवर्ड गिल्स। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी यही है, फिर मैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे आऊँगा। तो कंजर्व किसको करना है, पहले उसका परिचय तो कर लें। तो ये दो जगह काम आएगा, इकोलॉजी एनवायरमेंट में, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, उस वाले हिस्से में, और फिर कैसे इसका कंजर्वेशन करते हैं। तो कंजर्वेशन के लिए भी आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो जनरल साइंस का पार्ट हो जाएगा यह, लेकिन जब इकोलॉजी इन्वायरमेंट में आएंगे तो केवल कंजर्वेशन वाला पार्ट वहाँ हम पढ़ेंगे। तो ऐसा करके दोनों कवर हो जाएंगे।
परीक्षा में ये थोड़ी लिखा रहता, कई बार 23 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो जनरल साइंस से होता है, फिर 75 वाला इकोलॉजी इन्वायरमेंट से होता है यानी बायोडाइवर्सिटी से होता है, फिर 86 वाला वापस जनरल साइंस वाला हो जाता है। तो उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ है नहीं, कुछ भी कोई फिक्स नहीं है क्राइटेरिया कि ये पूछ लिया तो वो नहीं पूछेंगे, इसका है तो ऐसा नहीं, कुछ भी है, कुछ भी। और मेंस भी कुछ भी है, तो आप भी कुछ भी सुनो आप हमसे तभी तो एग्ज़ाम निकलेगी, ठीक है। हम सीक्वेंस में चलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ऑस्टिकथिस, बोनी फिशेस। बोनी फिशेस में कुछ इंपॉर्टेंट फिशेस के नाम लिख लो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लक्षण तो आपने लिख ही लिया, होमो सर्कल टेल, गिल्स कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम, होमोडोंट, दांत होते हैं, एक जैसे दांत होते हैं फिश में, खास करके शार्क में जो दांत थे वो भी एक जैसे तीखे तीखे दांत, वो काटने चबाने वाले दांत नहीं होते, वो प्रे को रोकने के लिए, जो शिकार है वो वापस लौट के न जा पाए, मुंह में एक बार आ जाए तो वापस जाएगा तो दांत सामने आ जाएंगे, तो जा नहीं सकता, तो शिकार को रोक के रखने के लिए होमोडोंट, इस टाइप के जो दांत होते हैं उसको बोलते हैं होमोडोंट, एक जैसे दांत। लेटरल लाइंस होती हैं इसके अंदर, जो फिश होती हैं उनमें लेटरल लाइंस क्या होती हैं, एक डॉट 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 उसके बॉडी पे दोनों तरफ होते हैं, जाकर के देखिएगा लेटरल लाइन फिश लेटरल लाइन, तो वो बता देगा दोनों तरफ लेटरल लाइंस होती हैं। सेंसेशन के लिए, सेंसेशन काफ़ी सेंसिटिव होती है और वो स्ट्रीम को भी पता कर लेती हैं, धारा कैसे किधर बह रहे हैं, किधर तैर रहे हैं, पीछे कौन आ रहा है, तो छोटे छोटे सेंसेशन को पकड़ती है। तो उसको कह सकते हैं कि बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग ऑर्गन कह सकते हैं उसको, बैलेंस करने के लिए होता है। स्विम ब्लेडर होता है, अधिकांश फिशेज में स्विम ब्लेडर होता है, बहुत गहराई में जाने से रोकता है, जो गहराई में है उनको ऊपर आने से रोकता है, ठीक है। जो सारी फिशेज जो हैं वो नेक्टॉन्स कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं इकोलॉजी में, नेक्टॉन्स, क्योंकि वो पानी की धारा के विपरीत भी तैर सकती हैं, तो ऐसी फिशेज नेक्टॉन कहलाती हैं। पेरेंटल केयर ऑल्सो प्रेजेंट, पैतृक रक्षण, बच्चों का अंडों का ख्याल रखने वाली मछलियां भी हैं, घोंसला बनाने वाली नेस्ट बिल्डिंग फिशेज भी हैं जो घोंसला बनाती है बच्चों के लिए अंडे देने से पहले, ऐसी फिशेज भी हैं। समझदार हैं काफ़ी फिशेज, काफ़ी समझदार हैं, उनमें काफ़ी अकल होती है। ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अच्छे से डेवलप हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वेल डेवलप्ड होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। वो जो आपको शार्क बताई थी उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, वहाँ पर कॉन्टेक्टिस में जाकर के नोट कर सकते हैं, शार्क में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और कैनिबॉलिज्म भी मिलता है। इसलिए एक वीडियो जाकर के देखिएगा, गूगल में लिखिएगा कैनिबॉलिज्म इन शार्क, नेशनल ज्योग्राफिक, कैनिबॉलिज्म इन शार्क और नेशनल ज्योग्राफिक लिख देना, एक वीडियो आएगा जिसमें शार्क का जो एम्ब्रियो है वो दूसरे एम्ब्रियो को उसके गर्भ में ही खा रहा है, शार्क के पेट में ही, शार्क के पेट में ही एक बच्चा दूसरे बच्चे का खून बहा देता है और खा जाता है उसको, अंदर ही फाइट शुरू हो गई और उसमें दांत आ जाते हैं और वो दूसरे बच्चे का खून कर देता है। कमजोर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ताकतवर है वो जिंदा रहेगा, तो वहीं फाइट हो जाती है उनके। वो वीडियो दे रखा है अंदर नेशनल ज्योग्राफिक वाले, बड़ा मजेदार है। कैनिबॉलिज्म इसको बोलते हैं, स्वजाति भक्षण, खुद की जाति का भक्षण कर जाना, कैनिबॉलिज्म। अब ये मैंने इतनी सारी बातें बोली है, जब से मैं करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया बोल ही रहा हूँ ना, ये सब काम की चीज़ कहीं न कहीं लिखने की है, ठीक है। ये है अंबानी ने रिलायंस के माध्यम से कैनिबॉलिज्म कर दिया, सारे किराना व्यापारियों को खा गया तो ये कैनिबॉलिज्म वहाँ, कैनिबॉलिज्म इन ट्रेड, कैनिबॉलिज्म इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, वहाँ आ जाएगा। तो इन सबको आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। पॉलिटिक्स में कैनिबॉलिज्म, मोदी ने सारे बीजेपी नेताओं को खा लिया, बड़े कोई हैं क्या सीनियर, खाया ना, आडवाणी को सबसे पहले खाया एक एक को दबोचा उसने
उसको मालूम है कौन रिप्लेस कर सकता है, जितने भी संभावनाएं थे रिप्लेस करने वाली उन सबको समाप्त किया ना। तो पॉलिटिक्स में करना पड़ता है कैनिबलिज्म, स्वजाति भक्षण, ये है। चलिए, तो इनको कई जगह यूज करिए, ऐसा नहीं कि इसको याद कर लिया, ये कभी सवाल आएगा तो पूछेंगे नहीं। जो भी पढ़ाया जा रहा है ये सब चिपकाना है आपको और सामने वाले को इंप्रेस करना है। जिसमें भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी अच्छी बातें आप सुन रहे हो उसको नोट करो और एग्जाम में जाके लिखो। जगह आपको तय करनी है कि कहाँ लिखना है उसको। सब इंप्रेस करने वाली चीजें सारी की सारी, और सारी लिखी जा सकती हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा 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 सब जगह उपयोग हो सकता है उसका। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी सब्जी नहीं होती तो मिक्स वेज नहीं बना देते और बहुत टेस्टी होती है। कई बार डिमांड करते हैं कि वैसे ही कुछ बन जाए, लेकिन वो तो सब भानुमति ने कुनबा जोड़ा है ना कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा तो वो तो उस दिन दूसरे दिन इतनी सारी वैरायटी थोड़ी उपलब्ध होगी और सेम थोड़ी होगी, वो तो अलग टेस्ट आएगा बाद में जब बनेगा तो उसका एक अलग टेस्ट होगा। तो आपकी परीक्षा भी यही है। आप सोचते हो कि नहीं पूरा जो पेपर आएगा वो मुझे याद हो, मेरी इतनी तैयारी हो जाए कि और उस दिन मैं फिर सेलेक्ट हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। जो कुछ भी आपको याद है उसी को सही सही जगह पे परोसना है, जगह देख कर चिपकाना है उसको, जैसा कल सूर्य कुमार यादव चिपका रहे थे ठीक है। कोई परफेक्ट हो रहा था, कोई सा भी, दूसरे लोग तो रन नहीं बना पाते हैं, लेकिन वो बॉडी को घुमा करके, कमर को घुमा करके, टांग का मूवमेंट करके, कभी कूद के, कभी पंजे पे आके, पता नहीं जितना कुछ हो सकता है सब छक्का सारा चौका। तो वो तो आपके लिए, बाकी लोगों के लिए तो कठिन हार्श कंडीशन है, बहुत बेकार है, सब कुछ विपरीत है। अपने अनुकूल बनाना, पेपर को अपने अनुकूल बना लेना, बॉल को अपने अनुकूल बना लेना। तो वो वही तो था, मिक्स वेज ही तो बनाया था उसने और क्या बनाया था तो वही है, ऐसे ही तो करना पड़ता है। सफलता उसी के हाथ लगती है, उसी को ताज मिलता है, आपको वही करना है। ऐसा कभी दिन नहीं आएगा कि बिल्कुल सामने वाला छक्के की बॉल फेंक के तो मैं लगाऊं ना, उसकी बॉल नहीं देखी थी कहां जा रही थी, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो मार रहा था, जिसको आगे जाके मार सकते हैं वहां, जिसको बिल्कुल पीछे झुक करके मार सकते हैं तब, तो आपकी बॉडी में वो वाली लचक पैदा करो ना जिससे आप मार सको। ऐसा थोड़ी होता कोई, एकदम फेवरेबल कंडीशन कभी नहीं आएगी आईएएस बनने की, कभी भी नहीं आएगी कि आपके जो सारे प्रश्न हैं उनके सबके उत्तर आपको आते हैं और अब आप लिख मारेंगे और अब आप बन जाएंगे, ये लो अवार्ड, आप तो आईएएस हो गए, आप तो गजब का ही लिखते हो। ऐसा कुछ नहीं होता। अनाप शनाप प्रश्न होंगे, पता नहीं कहाँ से होंगे, और आप भी फिर पता नहीं कहाँ से जोड़ जाड़ के मारना और फिर देखना छक्के चौके पड़ते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो दिन तो कभी आएगा ही नहीं, तो इसलिए इस बारे में सोचना नहीं कभी जिंदगी में, ठीक है। मुझे लगता है रहस्य पता चल गए होंगे आज तो, सूर्य कुमार से तो चल ही गए हो तो। मुझे लगता है सबसे अच्छी आईएएस की कोचिंग है वो सबसे बेस्ट कोचिंग। उसका मैच देख लो और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो और परीक्षा में लिखो, ठीक है। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, गुरुजी लिख गए नीचे किताब जाके देखो, वही था वो, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले बॉल भी बदल जाएगी, आसपास की मैदान की कंडीशन भी बदल जाएगी, दर्शकों का उत्साह भी बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ, परिस्थितियां सारी चेंज हो जाएंगी। क्योंकि अंदर से वो च्युइंगम चबाता रहता है, टेंशन लेता नहीं है, एंजॉय करने के मोड से आता है, ठोका तो ठीक है, आउट हुआ तो भी उतना ही मुस्कुरा के जाएगा गेम खेल लिया तो भी उतना ही मुस्कुरा के जाएगा। ये वाला ये जो स्टाइल है, फिर अगर ऐसा आप अगर एग्जाम में घुस गए अगर आप इस स्टाइल से, तो आप भी बन के निकलोगे, आप भी बन के ही निकलोगे फिर, क्योंकि आप तो लिखोगे ना। आप ये थोड़ी परवाह करोगे कि सामने वाला क्या सोचेगा, आप भी परवाह नहीं करोगे, मिला मिला के दोगे फिर आप, तो सामने वाला सैल्यूट मारेगा, बोले यही तो चाहिए था हमको, यही चाहिए होता है। डिमांड ही इसी की है जो मैं बता रहा हूं, इसी की डिमांड है। पर वो ये चीज आपको कोच कभी नहीं बताएगा, मैं तो बता भी रहा हूं, लेकिन दूसरे कोच कभी नहीं बताएंगे कि ये डिमांड है। हाँ, अगर आपने कुछ कर दिया तो फिर वो बोलेगा मैं यही तो कह रहा था तुमको
वो ये कहेगा कि मैं यही एग्जैक्टली मैं यही चाहता था, लेकिन तुम जो सिखाते हो उससे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए कोच की बात मान ले तो सूर्य ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वो तो तभी कर पाते हैं ना जब दिल की सुनते हैं, मन की सुनते हैं। मन क्या चाहता है? मन चाहता है मैं उड़ूं और उड़ाऊं, तो मन वैसा चाहता है तो मन के हिसाब से करने लग गए तो हो गया। ठीक है, चलिए। ये रिव्यू भी ऐसा कभी नहीं किसी ने स्पोर्ट्स पे नहीं लिखा होगा जो मैंने बताया। स्पोर्ट्स कमेंटेटर का भी नहीं होगा, क्रिकेटर का भी। हमने आईएएस की क्लास में जोड़ दिया। हर जगह प्रासंगिकता है, कोई चीज कहीं से भी जोड़ सकते हो, कुछ भी नहीं है। और ये जोड़ना ही पड़ेगा आपको, ये जीवन भी है। जीवन में भी ऐसे ही खुश रहा जाता है। हमारी फिलोसॉफी लाइफ की भी ऐसी होनी चाहिए। तो फिशेज की लिस्ट बनाई है, इंपॉर्टेंट फिशेज। उसमें इंपॉर्टेंट फिश में एक जो सबसे जो परीक्षा पेपर बनाने वालों का चहेता है, हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। ये फिश है, नाम हॉर्स है लेकिन फिश है। और जहाँ फिश लिखा हुआ है वो फिश नहीं है। स्टार फिश फिश नहीं है, जेली फिश फिश नहीं है, और जिसके घोड़ा लिखा हुआ है वो फिश है। वो एनिमल्स में बड़ा विचित्र है। तो ये जो उल्टा सीधा जो होता है वो परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि सी हॉर्स क्या है। तो सी हॉर्स एक फिश है। उसमें एक झंझट और है, फीमेल जो है मेल के पेट पे आकर के एक पाउच होता है, मेल के पेट पे ब्रूड पाउच, उसमें अंडे दे जाती। फीमेल अंडे किस में देती? मेल के पेट पे एक पाउच है, उस पाउच में अंडे दे जाती। वो उसको केयर करना पड़ता है मेल को, और लेके घूमता है, बाद में बच्चे उसमें से निकलते हैं। तो ऐसा लगता है कि मेल जो है वो बच्चे देता है। तो हिप्पोकैम्पस में एक कंफ्यूजन है, कई लोग बोलते हैं कि मेल बच्चे देता। मेल बच्चे नहीं देता, मेल बच्चे पालता है, अंडों को पालता है। उसके पेट पे एक थैली है, पेरेंटल केयर, अभी आपको बताया था, पेरेंटल केयर, पैतृक रक्षण। तो परीक्षा में ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है, पेरेंटल केयर इन हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। जाकर के देखिएगा उसको। ये फिश है, कार्टिलेजिन ऑस्टिक्टिस फिश, हिप्पोकैम्पस। आपने मूवी देखी थी लाइफ ऑफ पाई, एक्सोसिटस होते हैं, बहुत सारे फ्लाइंग फिश आती हैं। लाइफ ऑफ पाई, वो टाइगर को लेकर बोट पे रहता है ना, पाई जो होता है, टाइगर और वो लड़का दोनों बोट पे रहते हैं, फिर फाइट होती रहती। मूवी नहीं देखी आपने लाइफ ऑफ पाई? निकाल करके देखो, यूट्यूब पे ही होगी। आधी से ज्यादा कोर्स तो आपका मूवी में बैठा हुआ है, सीरियल में, सीरीज में, उन्हीं में तो है। देखो जरा, करोड़ों रुपया खर्च करके लोग मूवी बनाते हैं, उसमें कई तरह के किस्से, कहानियां, बहुत सारी चीजें हो जाती है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा हिस्सा निपट जाता है। देखिए उसको, काफी खर्चा होता है, और एकदम एलिट क्लास लोग, टैलेंटेड लोग, वो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और ह्यूमन रिसोर्स को खंगालते हैं। वो काफ़ी लोगों को खंगालते हैं, किसी से स्टोरी लिखवाते हैं, किसी से म्यूज़िक देता है, कोई क्या करता है, कोई एनिमेशन बनाता है, कोई क्या करता है। तो इसका मतलब अभी जो ह्यूमन बीइंग ने जितना कुछ अचीव किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सब कुछ झोंक दिया जाता है ना उस जमाने की मूवी में। 2014 की मूवी में तब तक का जितना भी अपडेशन था वो सब यूज़ कर लिया गया, 2022 में वो सब यूज़ कर लिया गया। अब 23 में जो आएगी वो और आगे का AI, मशीन लर्निंग, ये सब चीज़ें यूज़ कर ली जाती हैं। तो ये किसी की मूवी किसी निर्माता निर्देशक की नहीं है, ये ह्यूमन सोसाइटी, हम सब मानवों की समुचित संपदा है, सामूहिक संपदा है, कलेक्टिव एसेट है। ये किसी एक का नहीं है। जब भी कभी बड़े मानव समुदाय का श्रम, दिमाग, पैसा लगता है तो किसी एक या दो का नहीं होता, पूरी सोसाइटी का होता है, कलेक्टिव एफर्ट है वो। तो उसको देखना चाहिए, और खास करके निशुल्क जो मिल रहा है, फ्री जो मिल रहा है, यूट्यूब पे मिल रहा है, उसको तो जरूर देखना चाहिए। 1.5 घंटे में आपको कम से कम वो 5 करोड़ का, 25 करोड़ का, 250 करोड़ का, 2000 करोड़ का आनंद दे रहा है। तो इतना मिलेगा थोड़ी, आनंद नहीं दे रहा, ज्ञान दे रहा है। फिर आपकी लिखने की स्टाइल चेंज हो जाती है, लिखने की स्टाइल देता है। सब टाइटल वगैरह चला करके देखा करो, इंग्लिश वाला भी, इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, सोचने समझने की ताकत बढ़ेगी, आइडियाज़ आएंगे,
डीप लर्निंग सीखने को मिलेगी। फोर्थ पेपर के लिए काफ़ी मसाला मिलेगा, दूसरे पेपर्स के लिए लैंग्वेज मिलेगी, एग्जाम्पल्स मिलेंगे और टोटल चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके अंदर। 30-40 मूवी देखने के बाद तो आदमी बहुत बदल जाता है, ठीक है। तो इसको वो नहीं मानते हैं मूवी, हम ये कोई पठान वठान देखने के नहीं बोल रहे हैं ठीक है, या हम कोई ऐसी मूवी जो अपने यहाँ बॉलीवुड की जो साधारण मूवी होती है उनमें भी कभी कभी अच्छी आ जाती है, लेकिन उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जिसमें बहुत इंटेलेक्चुअल्स लगे हैं, और ख़ास करके जो साइंस फिक्शन है वो तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर है, लोग करोड़पति बन जाते हैं, उससे आइडियाज़ मिलते हैं। पूरा का पूरा एलन मस्क जो दुनिया का सबसे रईस है वो तो उसी पे टिका हुआ है, फिक्शन पे ही, पूरा पूरा फिक्शन ही है। केवल टेस्ला के सिवा बाकी सब तो फिक्शन ही है देखा जाए तो, न्यूरालिंक और वो सब, उन सबको पकड़ो, यही तो फ्यूचर है, देखो उनको, ठीक है। फिशेस लास्ट में है, डिप्नोए, लंग फिशेस, सांस लेने वाली मछलियां, रेस्पिरेशन बाय गिल्स एंड लंग्स बोथ, दोनों से। डायप्नोए का मतलब दो तरह से सांस लेना, बाय गिल्स एंड बाय लंग्स। नेस्ट बिल्डिंग, ये भी नेस्ट बनाती है, नेस्ट बिल्डिंग फिशेज हैं। एयर ब्रीदिंग फिशेज भी कहते हैं इनको, एयर ब्रीदिंग फिशेज। और लंग फिशेज जो हैं ये मैंने आपको तब बताया था ज्योग्राफी में, पेंजिया के समय में, और खास करके वो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बताया था वेगनर का, तब कहा था कि बायोलॉजिकल एविडेंसेस बताए थे, लेपिडोसाइरन, प्रोटोप्टेरस, नियोसेरेटोडस, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक साउथ अफ्रीका में, एक साउथ अमेरिका में है। इसका मतलब ये तीनों फ्यूज्ड थे, जुड़े हुए थे, तभी तो तीनों एक ही जगह मिलती हैं, एकदम सदर्न हेमिस्फीयर में, बिल्कुल सदर्न टिप्स पे मिलती हैं। तो ये सारी की सारी इस तरह से अरेंज क्यों है? बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो ये एविडेंस है, किसके एविडेंस है? किसके एविडेंस है? प्लेट टेक्टोनिक्स के, या यूं कहें कि खास करके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के, थ्योरी ऑफ पेंजिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि फिशेस तक अच्छा खासा हो गया। अब फिशेस के डायग्राम वगैरह देख लीजिए, थोड़ा पीसी कल्चर पे मैटर बना लीजिए। व्हाट इज पीसी कल्चर? मत्स्य पालन क्या होता है, इनलैंड फिशरीज क्या होती हैं, ऑफशोर फिशरीज क्या होती हैं, या फिर ब्रेकिश वाटर फिशरीज क्या होती हैं, एस्चुराइन फिशरीज क्या होती हैं, एंड डीप सी फिशरीज क्या होती हैं, और कंपोजिट फिश कल्चर किसको कहते हैं, कंपोजिट फिश कल्चर। और दुनिया भर में फिशिंग ग्राउंड कौन कौन से हैं, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। और क्या कारण है कि टेम्परेट रीजन में ही सबसे अच्छा फिशिंग होता है, जबकि ट्रॉपिकल रीजन में फिशिंग उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता। रिच कंट्रीज बहुत अच्छे से फिशिंग करते हैं, फिश एक्सपोर्ट, फिश प्रोडक्ट्स, फिश प्रोसेसिंग, इन सब पे क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्रीकल्चर का पार्ट है, पीसी कल्चर, ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति, ठीक है। लगभग सारी चीज हो गई। क्रॉप फिशेस, कार्प कल्चर क्या होता है, कार्प फिशेस, कार्प कल्चर, महाशीर, हमारे यहाँ से क्वेश्चन आ गया था यूपीएससी में पिछली बार, आपने देखा था महाशीर नर्मदा से। तो जो न्यूज़ में, तो रिसेंटली न्यूज़ इन 22 एंड 23, 21 वाला भी, तो 21 से लेकर 23 तक अभी तक जितनी भी न्यूज़ में रही हैं फिशेज, उन सब के नाम, ठीक है। पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए, बस ये होगा तो फिर आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जो करेंगे वो टेट्रापोड्स, उनमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स को बहुत अच्छे से लेंगे, करंट अफेयर्स भी करेंगे। चलिए शांति पाठ।
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 वारिष्ठासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की